Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in our next class. Dear students, last class में हमने स्टार्ट किया था यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 17 जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 17 है, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। उसमें हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने स्टार्ट किया था नोज से और हमने लास्ट क्लास तक कंप्लीट किया था ब्रोंकाइट्री यानी कि एल्वियोलस तक। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स और हम देखेंगे हाउ रेस्पिरेशन ऑकर्स, दैट्स मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सो जो हमारा टॉपिक है आज वो है, पहले हम लेंगे लंग्स। जो लंग्स है, दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और ये जो ऑर्गन्स है एक्चुअल जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो लंग्स के अंदर ही होता है। हमने लास्ट क्लास में देखा कि जो ट्रेकिया है वो बाइफरकेट होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंक, और जो प्राइमरी ब्रोंक है वो ब्रेक होता है इनटू सेकेंडरी ब्रोंक, सेकेंडरी ब्रोंक ब्रेक होता है इनटू टर्शियरी ब्रोंक, टर्शियरी ब्रोंक से बनते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल से बनते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये सारे जो है रेस्पिरेटरी पाथवेज है जहां से एयर पास ऑन होता है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वहां से स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कन्वर्ट होता है इनटू एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट डिवाइड होता है इनटू एट्रियम, और एट्रियम से बनता है एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलस। इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी जोन, क्योंकि यहां पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज है। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी ब्रोंक टिल एल्वियोलस, ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये पाया जाता है कहां पे? लंग्स में। ध्यान से देखो बेटा, these are the organs, these are the respiratory organs, respiratory organs which are present कहां पाए जाते हैं? ध्यान से देखिए, लंग्स जो है हमारे थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, विच आर प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट। जो लंग्स है दे आर इलास्टिक, दे आर स्पॉन्जी इन नेचर, दे आर स्पॉन्जी इन नेचर, they are spongy in nature। ठीक है, जो लंग्स है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इनको सराउंड कर रहे हैं? ध्यान से देखिए, पहले हम देखेंगे, ध्यान से देखिए, पोस्टीरियर यानी कि इनके चलिए हम पहले एंटीरियर साइड देते हैं, ऊपर की साइड से। लंग्स का जो ऊपर साइड है एंटीरियर साइड, इस साइड से दो चीजें, एक तो नेक रीजन है, यहां ध्यान से देखिए, एक तो नेक रीजन है और दूसरा कॉलर या क्लाविकल बोन है। सो दो ऑर्गन्स एंटीरियर साइड से लंग्स को कवर कर रहे हैं, एक है नेक और दूसरा है क्लाविकल। आगे साइड से, फ्रंट साइड से, हम वेंट्रल साइड से लंग्स आर सराउंडेड बाय, पहला तो चेस्ट बोन, स्टर्नम एंड द रिब्स। पीछे की साइड से, दैट्स डोर्सल साइड, डोर्सल साइड से लंग्स को कवर्ड कर रहे हैं, एक तो रिब्स और दूसरा है वर्टेब्रा यानी कि वर्टेब्रल कॉलम। उसके लेटरल साइड से जो लंग्स है दे आर सराउंडेड बाय रिब्स, और उनके पोस्टीरियर साइड से लंग्स आर सराउंडेड बाय डायफ्राम। सो लंग्स आर सराउंडेड बाय following structures। Lungs are surrounded by following structures। पहले हम लेंगे वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड मीन जो फ्रंट साइड है, वेंट्रल साइड मीन जो फ्रंट साइड है। कौन सा है? क्या है? शाबाश, एक तो है रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, उसके बाद डोर्सल साइड यानी कि बैक साइड, डोर्सल साइड,
डॉर्सल साइड से भी एक तो रिब्स है और है वर्टेब्रा, यानी कि वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। उसके बाद लेटरल साइड यानी कि साइडवेज, लेटरल साइड ओनली रिब्स, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर साइड, कौन सी चीजें हैं एंटीरियर साइड से, एक तो है नेक एंड दूसरा है क्लैविकल, दैट्स कॉलर बोन। देन पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड पाए जाते हैं डायफ्राम। So these are the structures which are associated with the lungs. तो जो lungs है, they are the respiratory organs present in the thoracic cavity. They are spongy nature, they are elastic, they can stretch, we can stretch the lungs to maximum. और जो ये lungs है, ये surround, इनके कुछ organs है जो इनको cover कर रहे हैं, surround कर रहे हैं, जो इनके साथ associated है। Now dear students, यहां जो ह्यूमंस है, ह्यूमन में दो लंग्स पाए जाते हैं, एक है राइट लंग और दूसरा है लेफ्ट लंग। हम टेबुलॉइड फॉर्म बनाएंगे और टेबुलॉइड फॉर्म में देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर्स है राइट और लेफ्ट लंग। सो वी कैन डिवाइड, हमें पता है कि लंग्स जो है ये दो चीजों का बना है, दो लंग्स जो है वो दो है, एक है राइट लंग, सो वी राइट हियर a right lung, then left lung, ठीक है बेटा, और राइट लंग है लेफ्ट लंग। देखिए जो राइट लंग है ये लार्जर इन साइज है, ये शॉर्टर है इन साइज, ठीक है। जो राइट लंग है इट वेज 625 ग्राम्स और जो लेफ्ट लंग है इट वेज 575 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद जो राइट लंग है इसमें 3 लोब्स है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 लोब्स and 2 fissures। जो राइट लंग है इसमें 3 लोब है, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब एंड मीडियल लोब। 2 फिशर्स है, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ओब्लिक फिशर, डायग्राम में भी दिखाएंगे हम। लेकिन जो लेफ्ट लंग है इसमें ओनली 2 लोब्स एंड 1 फिशर। जो लेफ्ट लंग है इसमें 2 ही लोब्स है, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, और इसमें एक ही फिशर है, दैट्स हॉरिजॉन्टल फिशर। यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशर इज एब्सेंट इन द लेफ्ट लंग, या विच वन ऑफ द फिशर इज विच वन ऑफ द लोब इज एब्सेंट इन द लेफ्ट लंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जो राइट लंग है इसमें कार्डियक नोच जो है एब्सेंट है, is absent, cardiac notch is present, ठीक है। जो कार्डियक नॉच है ये वो एरिया है, वो डिप्रेशन जोन है जहां पे हार्ट पाया जाता है, वो तो सिर्फ लेफ्ट लंग में है लेकिन राइट लंग में नहीं है। हमने ये भी पढ़ा था जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो लॉन्गर और मोर वर्टिकल है, लेकिन यहां पे जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो मोर हॉरिजॉन्टल है, मोर हॉरिजॉन्टल है। ये कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे जो हम लंग्स के देख सकते। जो लंग्स है, लंग्स की हम पहले डायग्राम दिखाएंगे,
उसके बाद हम कुछ और चीजें उसमें स्टडी करेंगे। We'll try to draw the structure of lungs. ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, एंड दिस वन इज लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। सो ध्यान से देखिए, हमारे पास दो लंग्स है, एक है राइट लंग और दूसरा है लेफ्ट लंग। ठीक है, तो ये जो लंग्स है दे आर सराउंड बाय ए मेम्ब्रेन, ए कवरिंग, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो लंग्स है इनके बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज प्रेजेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द लंग्स। तो मैं यहां पे लेबल करूंगा, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन। जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये डबल वॉल्ड है। ध्यान से देखिए, सबसे बाहरी इसे हम कहते हैं आउटर प्लूरा, और उसके बाद अंदर इसे बोलते हैं इनर प्लूरा। जो आउटर प्लूरा है ये नॉन विसरल इन नेचर है, टफ होता है, और इसे हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा भी। और जो इनर प्लूरा है इसमें रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स, इसलिए हम इसे कहते हैं विसरल प्लूरा भी। इन दो प्लूरा के बीच में जो स्पेस है इसे कहते हैं प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस। और इस प्लूरल स्पेस में होता है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, सो लंग्स आर सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट, प्लूरल मेम्ब्रेन इज डबल वॉल्ड, वन इज आउटर प्लूरा एंड द सेकंड वन इज इनर प्लूरा। इन दो के बीच में एक स्पेस है, इसे हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस, और इस प्लूरल स्पेस में होता है फ्लूइड, इसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, प्रोटेक्ट्स लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज, मैकेनिकल इंजुरीज एंड फ्रिक्शन। क्योंकि जो लंग्स है ये कंटिन्यूअसली इन्फ्लेट होता है, इंस्पायरेशन करता है, एक्सपायरेशन करता है, कंट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है, तो इस लंग्स में जो चांसेस है मैकेनिकल इंजरीज के या इसमें जो फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है उसे ओवरकम करने के लिए ये प्लूरल फ्लूइड है। लेकिन अगर इस प्लूरल मेम्ब्रेन में कभी इन्फ्लेमेशन होगा, इसे हम कहते हैं प्लूराइड्स, प्लूराइड्स। What is pleuritis? That's inflammation. Inflammation. Inflammation of pleura is known as pleuritis. देखिए, कभी कभी इन्फेक्शन के दौरान, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो टीबी हो, या कोई और इन्फेक्शन जो लंग्स के रिलेटेड हो, तो जो ये प्लूरल फ्लूइड है इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता है, ये एक्सेस हो जाता है। कहां पे? इन द प्लूरल स्पेस। उसे हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। सो एक्सेसिव secretion of pleural fluid is known as pleural effusion. Pleural effusion यानी कि what is the pleural effusion? Pleural effusion means कि जब प्लूरल स्पेस में प्लूरल फ्लूइड ज्यादा होगा, यह अक्सर इन्फेक्शन के दौरान हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के दौरान भी हो सकता है, या कोल्ड के दौरान भी हो सकता है। तो जो प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट है वो ज्यादा हो जाता है।
अक्सर हमने सुना होगा कि इसके चेस्ट में ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है, डॉक्टर्स एक्सरे करते हैं, वो दिखाते हैं कि इसके प्लूरल स्पेस में फ्लूइड ज्यादा है, तो उसके बाद उस प्लूरल फ्लूइड को ड्रेन करना पड़ता है। कुछ को मेडिसिन से ही ठीक होता है, तो कुछ लोगों को ड्रेन करना पड़ता है। तो दैट मीन जो ये प्लूरल फ्लूइड है अगर ये ज्यादा होगा इसे हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। और ध्यान से सुनिए, इससे क्या होता है, इस प्लूरल इफ्यूजन से डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, यानी कि सांस लेने में और सांस छोड़ने में दुश्वारी होती है। उस डिजीज को हम बोलते हैं डिस्निया। डिस्निया। सो डिस्निया इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिस्निया इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में और सांस छोड़ने में डिफिकल्टी होती है, उसे हम बोलते हैं डिस्निया। DYSPNOEA, डिस्निया। इसमें पी जो है साइलेंट होता है, इसे हम बोलते हैं डिस्निया। और जो ये बीमारी है डिस्निया है, ये किसकी वजह से होती है, जब प्लूरल इफ्यूजन होगा, यानी कि जब हमें सांस लेने में सांस छोड़ने में दुश्वारी होगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये राइट लंग है, ये देखिए, ये इसके 3 लोब्स हैं। दिस इज सुपीरियर लोब, दिस इज मीडियल लोब एंड दिस इज इंफीरियर लोब। ये जो फिशर है इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। मैं यहीं पे नाम लिखूंगा। दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल फिशर एंड इसे कहते हैं हम ओब्लीक फिशर। ठीक है। इसी तरह जो लेफ्ट लंग है इसमें एक ही फिशर है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। दिस इज अ सुपीरियर लोब एंड दिस इज अ इंफीरियर लोब। और इसमें एक ही फिशर है, दैट इज हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर। ये एरिया जो है इसे हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है, लेफ्ट लंग में पाया जाता है। और इसमें क्या रहता है, इसमें हम रखते हैं, इसमें हार्ट रखा जाता है। सो हार्ट जो है वो बेस्ट प्रोटेक्टेड है बिटवीन द 2 लंग्स इन द कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग। और उसके सराउंड में रिब केज होता है, तो यहां पे जो है हार्ट पाया जाता है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। और इस तरह हम देखते हैं कि जो राइट लंग है इसमें 3 लोब्स है, सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर लोब। और जो लेफ्ट लंग इसमें 2 लोब्स है, सुपीरियर, इंफीरियर लोब। नीचे साइड से इसमें डायफ्राम पाया जाता है, यानी कि जो लंग्स है दैट रेस्ट या दैट स्टेज ऑन द डायफ्राम। और जो डायफ्राम है ये डोम शेप्ड होता है। दैट वाज ऑल अबाउट द लंग्स। सो इस तरह वी हैव कंप्लीटेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया था नोज से, पहले हमने नोज स्टडी किया, उसके बाद हमने फेरिंग्स तो ऑरी डायशन में हमने स्टडी किया था, देन लैरिंग्स, ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाइट्री, उसमें एल्वियोल्स हमने स्टडी किया, और आज हमने इस पे कंप्लीट किया लंग्स। नाउ वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन और व्हाट वी कॉल एज अ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन है, जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन, ये 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ब्रीदिंग, दूसरा है गैसियस एक्सचेंज, तीसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो फोर्थ है दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि मैकेनिज्म ऑफ respiration, how respiration occurs. जो रेस्पिरेशन है ये 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला दैट इज ब्रीदिंग, उसके बाद गैसियस एक्सचेंज, then we have got pulmonary circulation,
then cellular respiration. Then cellular respiration. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग. तो पहला स्टेप हम लेते हैं ब्रीदिंग. सिंपली अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज ब्रीदिंग, हम सिंपली कहेंगे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सलेशन ऑफ CO2, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग. सो इनहेलेशन and exhalation. Inhalation and exhalation of gases is known as breathing. तो सांस लेना और सांस छोड़ना, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग के कितने टाइप्स निकलेंगे? 2 टाइप्स. सबसे पहला उसे हम कहेंगे इनस्पायरेशन. व्हेन वी ब्रेथ, जब हम सांस लेंगे, इसे हम कहेंगे इनस्पायरेशन. इनस्पायरेशन, ध्यान से देखिए. इनस्पायरेशन किसे हम कहेंगे? इनस्पायरेशन, इनटेक ऑफ O2. इनटेक ऑफ O2. तो जब हम सांस लेंगे, जब हम ऑक्सीजन लेंगे, जब हम सांस लेंगे, इसे हम कहेंगे इनस्पायरेशन. क्या इनस्पायरेशन खुद होता है या इसमें कोई किसी का रोल है? तो इनस्पायरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना होगा कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है दैट इज 760 mm मर्करी, और जो हमारे लंग्स के अंदर भी प्रेशर है वो भी ऑलमोस्ट 760 mm मर्करी प्रेशर है. तो दैट मीन जो प्रेशर है वो बैलेंस है, वो सेम है. और हमें पता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. लेकिन लंग्स के अंदर वही सेम प्रेशर है और लंग्स के बाहर दैट इज इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर सेम है. सो हमें प्रेशर को डिफरेंस में रखना है, हमें एक का प्रेशर कम करना होगा और सो दैट गैसेस विल फ्लो. तो लंग्स का हमें प्रेशर को क्या करना है? डाउन. तो हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, यहां पे 2 मसल्स इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं. इनस्पायरेशन में 2 मसल सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं. पहला है डायफ्राम. डायफ्राम जिसे हम कहते हैं फ्रेनिक या रेडियल मसल भी, फ्रेनिक मसल भी इसे हम कहते हैं. तो डायफ्राम जो है ये डोम शेप्ड होता है. आई विल शो यू. सपोज ये यहां पे एक लंग्स है, सपोज यहां पे एक लंग है ये, और ये इसका है डायफ्राम. ये है डायफ्राम. और इस साइड से ये बैक साइड है, इस साइड से वर्टेब्रल कॉलम. और फ्रंट साइड से ये रिब्स हम ले रहे हैं. क्योंकि हम डाइसेक्शन ले रहे हैं इसलिए मैं ऐसे दिखाऊंगा गोल शेप्ड में. दीज आर द रिब्स. अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या होगा? ये जो डायफ्राम है ये डोम शेप से फ्लैट शेप में कन्वर्ट होगा, यानी कि स्ट्रेच होगा. ये जो डायफ्राम है ये नीचे की ओर जाएगा. तो जब डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा ये अपने साथ लंग्स को भी स्ट्रेच करेगा. क्यों करेगा स्ट्रेच? क्योंकि जो लंग्स है वो स्पॉन्जी है, इलास्टिक है, वो डायफ्राम के साथ अटैच है. तो जब डायफ्राम चेंज हो रहा है फ्रॉम डोम शेप टू फ्लैट शेप, व्हाट विल हैपन? जो लंग्स है इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा. डायफ्राम डोम शेप से कन्वर्ट होगा किसमें? फ्लैट शेप में. और इससे क्या होगा? जो लंग्स का लेंथ है वो इंक्रीज होगा. ये देखिए, जो लंग्स है इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा. वो यहां से अभी तक हमने ली थी लेंथ, यहां से यहां तक, ठीक है, ये थी ओरिजिनल लेंथ. लेकिन जब डायफ्राम स्ट्रेच हुआ टुवर्ड्स द डोम शेप, यानी कि डोम शेप से फ्लैट शेप, व्हाट हैपेंस? जो लंग्स है उसकी लेंथ थोड़ी बहुत क्या हो गई? इंक्रीज. अब मींस
इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया, वो ये वाला है। सो अभी तक लेंथ थी यहां से लेके यहां तक, लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, एक्स्ट्रा एरिया आ गया। तो दैट मीन्स ओवरऑल दिस, जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है डोम से फ्लैट शेप की ओर जाता है, यानी कि तक ये डोम शेप था, फ्लैट शेप। कैसे? जो डायफ्राम है वो स्ट्रेच होता है, वो कंट्रैक्ट करता है, वो डोम से फ्लैट शेप में जब वो नीचे की ओर आ जाता है तो लंग्स में इसके साथ स्ट्रेच हो जाते हैं, जिससे ओवरऑल लेंथ जो है लंग्स की इंक्रीज होती है। नाउ दूसरी मसल जो है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल। ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये रिब केज की मसल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखिए डायफ्राम को क्या होता है। डायफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड चिंक्स फ्रॉम dome shape to flat shape. Length of lungs increase. तो लंग्स की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब ध्यान से देखिए, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये क्या करती है? एक तो ये अपवर्ड जाती है इनके कंट्रैक्शन से, यानी कि जो ये हम जो ये ना रिब्स है, जो रिब केज की मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये कंट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जो लंग्स है एक तो ये अपवर्ड की ओर जाते हैं और दूसरे फॉरवर्ड आ जाते हैं, आगे की ओर। यानी कि लंग्स को इस तरह स्ट्रेच किया जाता है, एक तो ये अपवर्ड आ जाता है और थोड़ा बाहर आ जाता है, उसकी वजह से भी जो लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। सो contraction results in upward and forward movement of lungs, ठीक है। यानी कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये कंट्रैक्ट करती है। इसकी कंट्रैक्शन कैसे होती है? इसके कंट्रैक्शन से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कंट्रैक्शन से जो लंग्स है एक तो अपवर्ड की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, और फॉरवर्ड आगे की ओर जाते हैं। अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट से लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। सो इस तरह इंस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दो मसल्स इंपॉर्टेंट, टू मसल्स प्ले रोल, ठीक है। यह हम ले रहे हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन की। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के लिए टू मसल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वन इज डायफ्राम एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो डायफ्राम है ये पोस्टीरियर रीजन पे होती है, नीचे की साइड से होती है, ये कंट्रैक्ट करती है, जिससे क्या होता है इसका जो डोम शेप है वो चेंज होता है फ्लैट शेप में, लंग्स स्ट्रेच हो जाते हैं और लेंथ जो है लंग्स की इंक्रीज हो जाती है। दूसरी मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब ये कंट्रैक्ट करती है लंग्स अपवर्ड और फॉरवर्ड आ जाते हैं, जिससे लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। सो दोनों मसल एक साथ जब कंट्रैक्ट करते हैं इससे क्या हो जाता है, जो लंग्स है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, लंग्स का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये मैंने एरो दिखाया किस तरीके से जो रिब्स है इसको स्ट्रेच करते हैं। सो दोनों के कंट्रैक्शन से वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज। तो जब वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो रहा है, आई विल राइट इट हियर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ मैं यहां पे मेंशन करूंगा। ये देखिए, ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ किसका? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो कंट्रैक्शन कौन कौन कर रहा है? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। द वॉल्यूम ऑफ लंग्स increase and intrapulmonary pressure
decreases by 5 to 6 mm mercury. सो जब कंट्रैक्शन करते हैं डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन करते हैं, उस कंट्रैक्शन से क्या होता है, लंग्स का ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज होता है और उसका जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज होता है. हमने पढ़ा होगा शायद लोअर क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर में, अकॉर्डिंग टू बॉयलर्स लॉ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप. यहां पे कंट्रैक्शन डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करते हैं. जब ये कंट्रैक्ट करते हैं, इनके कंट्रैक्शन से जो वॉल्यूम है लंग्स का वो इंक्रीज होता है. जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर क्या हो जाता है, ड्रॉप. और जब प्रेशर ड्रॉप होगा इससे क्या हो जाती है, इनस्पायरेशन, क्योंकि गैसेस जो है वो हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. जब हमने कंट्रैक्शन किया, जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने कंट्रैक्ट किया, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. और जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया. बाहर 760 mm मर्करी, अब अंदर कितना है, ऑलमोस्ट 750 mm मर्करी प्रेशर. सो दिस अ प्रेशर डिफरेंस एंड गैसेस विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. गैसेस मूव करेंगे हायर प्रेशर एटमॉस्फेयर से, कहां पे, इनसाइड लंग्स. जहां पे प्रेशर कम है तो गैसेस विल मूव इनसाइड द लंग्स और इससे इनस्पायरेशन हो जाती है. सो इनस्पायरेशन हो जाती है ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ टू मसल्स, वन इज डायफ्राम एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. यहां पे एक पॉइंट याद रखिए, जो इनस्पायरेशन है ये एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, इसमें कंट्रैक्शन है. सो दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस. क्लियर. ये था किसके बारे में, इनस्पायरेशन के बारे में. अब हम यहीं पे एक पॉइंट याद करेंगे, दूसरा जो है वो यही मैं लिखूंगा, दैट्स एक्सपायरेशन. दैट इज एक्सपायरेशन. तो व्हाट इज एक्सपायरेशन नाउ, एक्सलेशन ऑफ CO2. अभी तक हम पढ़ रहे थे इनस्पायरेशन, नाउ वी विल स्टडी एक्सपायरेशन. सो हम बात करेंगे अब एक्सपायरेशन की. क्या होता है एक्सपायरेशन, एक्सलेशन, एक्सलेशन ऑफ CO2, यानी कि CO2 को छोड़ना. हमने सांस ली, सांस में हमने क्या लिया, ऑक्सीजन. अब हमें सांस को छोड़नी है और सांस छोड़ने में हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करते हैं उससे क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाता है. जब वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाता है तो लंग्स का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और उस वजह से इनस्पायरेशन होता है. लेकिन जब हमने मसल्स को कंट्रैक्ट किया, अब हम मसल्स को क्या करेंगे, रिलैक्स. ये जो डायफ्राम है जो अभी कहां आया था, डोम से फ्लैट शेप, अब ये वापस कंट्रैक्ट, वापस रिलैक्स करेगा, ये वापस अपनी पोजीशन को अटेन करेगा. सो अब ये फ्लैट से फिर क्या आ जाएगा, डोम शेप में. और जो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, अब ये कहां जाएंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स इनसाइड. मैं फिर रिपीट करूंगा, अभी हमने किसे स्ट्रेच किया था, डायफ्राम को, डोम टू फ्लैट. अब डायफ्राम रिलैक्स करेगा, तो जब डायफ्राम रिलैक्स करेगा, जो लंग्स का जो ये लंग्स है ये कंट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, लेकिन ये थोड़ा डिक्रीज, इनका जो साइज है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जो डोम शेप डायफ्राम है जब हमने इसको स्ट्रेच किया था तो ये वापस आ जाएंगे और ये वापस आएंगे, रिबाउंड करेंगे, तो ये कंट्रैक्ट करेंगे. उस कंट्रैक्शन की वजह से जो ये डायफ्राम है ये रिलैक्स करेंगे और उसकी वजह से जो लंग्स का लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी. और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, अब ये भी क्या करेंगे, ये भी रिलैक्स करेंगे. तो दोनों के रिलैक्सिंग, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा डायफ्राम, इन दोनों के रिलैक्सेशन से क्या होगा, जो लंग्स है इनका ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा और जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज. सो विल राइट हियर, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ diaphragm and external intercostal muscle. Intercostal muscle. Due to the relaxation of
डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस। कैसे, ध्यान से देखिए। जब रिलैक्स करता है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अगेन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि अब ये कंट्रैक्शन है। जब ध्यान से देखिए, जब हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं, फिर जब वो वापस वो रिबाउंड करके वापस आता है, तो यहां पे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने कंट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन जब दोनों मसल रिलैक्स करेंगे, ओवरऑल जो वॉल्यूम है लंग्स का, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाएगा, जिससे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। अभी इंस्पिरेशन में क्या हुआ था, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था तो प्रेशर डिक्रीज हुआ था, लेकिन अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन। यानी कि जो गैसेस है ये हमेशा फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अभी जो इन मसल्स ने कंट्रैक्ट किया था, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हुआ था और प्रेशर ड्रॉप हुआ था लंग्स का, तो गैसेस फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, दैट्स इनसाइड। लेकिन अब जब इन मसल्स ने रिलैक्स किया, तो लंग्स का ओवरऑल वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज, और प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज। जब प्रेशर इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लंग्स है इनका जो गैस का प्रेशर वो इंक्रीज हो गया और गैसेस फ्लो हो गए आउटसाइड, और उसकी वजह से एक्सपायरेशन हुआ। और याद रखिए, जो एक्सपायरेशन है ये पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि ये किसी के कंट्रैक्शन से नहीं बल्कि रिलैक्सेशन से होता है। और रिलैक्स कौन कर रहा है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। नाउ अगर हमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना होगा, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए दो मसल्स मस्ट है। forceful expiration, forceful expiration, two muscles play a role। सबसे पहला internal intercostal muscle, internal intercostal muscle, और दूसरी है एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल। सो दो मसल्स है, एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा है एब्डोमिनल मसल। ये दोनों मसल जो है कंट्रैक्ट होते हैं। ध्यान से देखिए, जब एब्डोमिनल मसल कंट्रैक्ट हो जाती है, ये अपवर्ड जाती है, जिसे पुश करती है डायफ्राम को, और डायफ्राम पुश करता है लंग्स को, जिससे लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। पुशेस डायफ्राम अपवर्ड्स, ठीक है। और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, ये कंट्रैक्ट करते हैं, ये लंग्स को डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स लेते हैं। ड्यू टू कंट्रैक्शन the lungs moves downwards and inwards। अभी तक हमने याद रखिए कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो लंग्स को अपवर्ड और फॉरवर्ड लेते हैं, जिससे ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, ये लंग्स को नीचे और अंदर की तरफ धकेलते हैं, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाती है, एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन होती है ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल मस्ट है कि उनके कंट्रैक्शन से ही फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है। दैट वाज ऑल अबाउट द ब्रीदिंग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, इसे हम एक ब्रेथ कहते हैं। हाउ मेनी ब्रेथ्स ऑकर इन 1 minute? It gives us respiration rate. So respiration rate, number of breaths in 1 minute। 1 मिनट में कितने ब्रेथ्स ले सकते हैं? तो वो क्या है,
12 to 16 breaths per minute। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन रेट। तो रेस्पिरेशन रेट जो है, हाउ मेनी ब्रेथ्स ऑकर इन 1 मिनट, 12 to 16 ब्रेथ्स इन 1 मिनट। एंड इतना ही नहीं, याद रखिए कि जो रेस्पिरेशन रेट है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ बॉडी। साइज ऑफ बॉडी, जितना साइज छोटा होगा रेस्पिरेशन रेट उतना ही ज्यादा है, जितना साइज बड़ा होगा रेस्पिरेशन रेट उतना ही कम है। अगर हम एलिफेंट की बात करेंगे उसमें रेस्पिरेशन रेट जो है कम है, अगर हम माउस या रैट की बात करेंगे उसमें रेस्पिरेशन रेट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। तो आज की क्लास में हमने एक तो लंग्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया और दूसरा जो हमने पढ़ा दैट वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें आज हमने पहला स्टेप स्टडी किया दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हमने देखा इनस्पिरेशन किस वजह से होता है इनस्पिरेशन, और हमने पढ़ा एक्सपिरेशन, और उसमें हमने पढ़ा फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी, और ये किस तरह होता है। लास्ट में हमने देखा व्हाट इज द रेस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल स्टडी gaseous exchange and associated parts. Till then, happy learning and have a good day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.